सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जो करने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। आपका जो लास्ट ईयर का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है एंड उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मैंने कुछ जो आपके क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस के, वो मैंने टाइप करके हिंदी इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चाहे आप बीए एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई से भी यूनिवर्सिटी की कर रखे हैं, कोई से भी स्टेट डी यू बी एच यू ए यू एम जे पी आर यू, मतलब कोई सा भी लॉ एंट्रेंस क्लैट कोई सा कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं जीके जीएस के, तो उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल से क्वेश्चनों को जानेंगे। एंड अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, देखते हैं आप इन 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो की जो क्लास है, इस क्लास में एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं क्लास के एंड में आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से ले सकते हैं, नोट्स कहाँ से ले सकते हैं, एंड इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिल सकती है, एंड आप प्रैक्टिस सेट कैसे कर सकते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम के। तो वो सारे के सारे डिस्कस हम वीडियो के मतलब क्लास के एंड में करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि क्वेश्चन 51 में पूछा है कि प्राणों का रचनाकार किसे माना जाता है, वो इज द कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ द प्राण। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं वेद व्यास मुनि, ऑप्शन बी में दे रखा है भारद्वाज ऋषि, ऑप्शन सी में दे रखा है वशिष्ठ ऋषि, और ऑप्शन डी में दे रखा है आचार्य मुनि। तो डियर जो प्राणों के रचनाकार किसे माना जाता है, तो वेद व्यास मुनि को प्राणों का रचनाकार माना जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं कि वेदराज ऋषि के बारे में। तो वेदराज ऋषि जो प्राणों की रचना की थी, रचना और पुनर्रचना का को कहा जाता है। प्राण मतलब प्राण, जिसका अर्थ वेदों का पूरक होता है, अर्थात वेदों की टीका है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वक्त आ सकता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो वो है चंद्रवरदाई। तो ऑप्शन नहीं, हाँ चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता किसे माना जाता है, चंद्रवरदाई। तो ये आ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अलग से टाइप कर दिया है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि जैन धर्म का तीर्थकर कृष्ण का समकालीन था। जैन धर्म का कौन सा तीर्थकर कृष्ण का समकालीन था। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं मल्लीनाथ, अमरनाथ, अष्टनेगी या पुष्पदंत। तो डिस्टेंट जो जैन धर्म का कौन तीर्थकर कृष्ण का समकालीन था, वो था अष्टनेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का। अब बात करते हैं हाँ जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। सो गाइस जैन धर्म भारत मतलब श्रमण परंपरा से निकला एक प्राचीन धर्म और दर्शन है। और जैन धर्म के दो मुख्य शाखा हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संघ वो होते हैं जो साधु नग्न मतलब जो नग्न मतलब बिना कपड़े के रहते हैं, और श्वेतांबर साधु उन्हें कहते हैं जो श्वेत मतलब सफेद कपड़े धारण करे हुए होते हैं। इनकी दो मुख्य जो भिन्नताएं यही है जो दो संघ की हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म की दो कौन सी मुख्य शाखा था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो बिना कपड़ों के रहते हैं एंड श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहन के रहते हैं। तो ये रहा इसका डिटेल्स में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। सो गाइज 53 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा कि मौर्य प्रशासन का कोषाध्यक्ष कहलाता था। इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो मौर्य प्रशासन का कोषाध्यक्ष कहलाता था। तो प्रतिष्ठा, नायक, प्रसातु, सन्निगाता। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 53। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन्निगाता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मौर्य प्रशासन के बारे में बात करें तो ये कितने महत्वपूर्ण अधिकारी सैनिक कोषाध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड मौर्य प्रशासन में गुरु कौन थे, मतलब मौर्य प्रशासन के गुरु कौन थे। तो मौर्य प्रशासन के जो गुरु थे वो आपके चाणक्य थे। एंड मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। मौर्य के संस्थापक कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 54 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने भी मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा बुद्ध के अवशेषों को आपस में बांटकर कितने स्तूपों का निर्माण करवाएगा था। तो 13, 9, 11, 8। तो डिस्टेंस जो बुद्ध के अवशेषों को आपस में बांट कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था, वो 8 स्तूपों का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे। कपिल ऋषि, कणाद, महर्षि पतंजलि, वेदव्यास। तो सांख्य दर्शन के जो रचनाकार थे वो कपिल ऋषि थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल से बात करें तो सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ कौन सा है।
तो डिस्कशन साख्य मूल ग्रंथ है जो साख्य दर्शन का, वो साख्य प्रवचन सूत्र है। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। सो गाइज 56 के बारे में बात करें तो उसमें पूछा वैदिक शब्दावली में स्तुति का प्रयोग किस नदी के लिए किया गया है? रावी, व्यास, सतलज, गंडक। तो डिस्कशन जो स्तुति को जो शब्द जो यूज हुआ है वैदिक शब्दावली में वो किसके लिए यूज हुआ है? तो वो हुआ सतलज के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 57 के बारे में। तो इसमें थोड़ा सा हम जूम ही कर लेते हैं इसको, हाँ इतना जूम बहुत है। तो क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है देशमुख सम्राट हर्ष का राजकवि कौन था? विष्णु शर्मा, माघ, बाणभट्ट या रवि कीर्ति। तो देशमुख जो सम्राट हर्ष का राजकवि थे वो बाणभट्ट थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बारे में इस हर्षवर्धन ने कितने नाटक लिखे? तो बेसिकली जो हर्षवर्धन ने जो नाटक लिखे थे वो 3 नाटक लिखे थे। तो 3 नाटक कौन कौन से हैं? पहला नाटक है आपका प्रियदर्शिका, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है नालंदा। ये 3 जो नाटक लिखे थे फेमस नाटक हैं हर्षवर्धन के। तो ये भी इन्हें पूछा जा सकता है कि रत्नावली किसका नाटक है या नागानंद किसका नाटक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात करते हैं अब। तो इसमें पूछा है कि वराहमिहिर का पंच सिद्धांतम किसे से संबंधित है? वराहमिहिर का जो पंच सिद्धांतम किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान, ज्योतिष विद्या, चिकित्सा विज्ञान या शरीर क्रिया विज्ञान। तो जो वराहमिहिर का जो पंच सिद्धांत किससे संबंधित है वो है आपका शरीर का विज्ञान, जीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, तो जो गणित एवं ज्योतिष विषयों पर आधारित पंच सिद्धि का ज्योतिषीय ज्ञान और आधारित 5 पुस्तकें हैं। 12 में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो 5 हैं। ये 5 कौन कौन सी हैं? उनका नाम है सूर्या, रोमका, पाउलिसा, वशिष्ठा और पैदावाह। ये आपकी जो हैं ये फेमस बुक है आपकी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा के सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? कि दिल्ली के किस सल्तनत को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? इल्तुतमिश, बलबन। तो ये तो बेसिकली मैंने आंसर दे रखा है, इसका थोड़ा सा हाइड नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। तो अब इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो इल्तुतमिश के कितने पुत्र थे? तो डिस्कशन जो इल्तुतमिश के थे 4 पुत्र थे इल्तुतमिश के। 1 मिनट होगा। हाँ, इल्तुतमिश के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद, दूसरे का नाम था फखरुद्दीन फिराज, तीसरे का नाम था रजिया सुल्तान और चौथे का नाम था मुद्दीन बहराम। एंड इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था जिसको हम गुलाम कहते थे। एंड हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मार्को पोलो इटली या निकेटम समरकंद या इब्निता मोरक्को या हिमसंग चीन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मतलब सही मिलान नहीं करता है? तो डिस्कशन जो उसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, निकेटिन समरकंद। ऑप्शन नंबर बी ये सही मिलान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। तो इसमें पूछा किस मूल सम्राट को हिंदी गीतों का रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो डियर स्टूडेंट किस मूल को हिंदी गीतों का रचना का श्रेय प्राप्त है? वो है आपका शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। अब इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे जितने भी ये शासक हैं। हाँ, यहाँ पे तो डियर स्टूडेंट जो अगर हम बात करें शाहजहां के बारे में तो कौन था शाहजहां? तो शाहजहां मुगल बादशाह था। एंड अकबर के पोते शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे महान बादशाहों में से एक थे। एंड बाबर के बारे में बात करें तो बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। वह तैमूर मतलब अपने पिता की ओर से और चंगेज खान अपनी माता की ओर के वंशज थे। उनका मूल नाम जो बाबर का था वो जलालुद्दीन मोहम्मद था। हुमायूं के बारे में बात करते हैं। हुमायूं भारत का दूसरा मुगल शासक था जो अपने साम्राज्य को मजबूत करने से ज़्यादा साहसी था। अकबर के बारे में बात करें तो अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र और नसरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र थे। अकबर ने क्या बनवाया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया था? ये अकबर ने करवाया था 1602 में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। सो गाइज अब बात करते हैं 62 के बारे में। तो इसमें पूछा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की जाती है गैरीबाल्डी या मार्जिनी या बिस्मार्क या मोर्ता से तुम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 62 राइट आंसर है बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, वो बिस्मार्क से किया जाता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में किस पार्टी का गठन किया गया था?
सोशलिस्ट ब्लॉक या फॉरवर्ड ब्लॉक या सोशलिस्ट कांग्रेस ब्लॉक या भारत संघ। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 63। सो राइट आंसर है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि दक्षिण भारत में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? राजा जी या ऑप्शन बी टी प्रकाशम या के कामराज या अनुरुद्दई। What is the correct answer question number 64? So dear student, right answer T प्रकाशम is the right answer question number 64। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि 1947 के बाद किस राज्य को बलपूर्वक भारत संघ के साथ मिलाया गया था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी, मेघालय। तो डियर स्टूडेंट, जो हैदराबाद को मतलब बलपूर्वक जो भारत संघ में मिलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करें तो उसने पूछा है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से शुरू हुआ था? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय। तो जो कथकली जो डांस है मतलब नृत्य है, ये आपका केरल राज्य से शुरुआत हुई थी। एंड इसके बारे में बात करें और मतलब जो कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान। एंड तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम। और मेघालय का सबसे लोक नृत्य क्या है? लहो नृत्य। ये आपके फेमस नृत्य हैं अलग अलग स्टेट के। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात करें तो उसने पूछा है आर्थिक आयोजन संविधान की सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त सभी। तो कॉन्करेंट लिस्ट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो समवर्ती सूची के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में वर्तमान में केवल 470 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स हैं, 12 मतलब शेड्यूल्स 12 अनुसूचियाँ हैं, 25 मतलब पार्ट्स में तो भाग हैं, परंतु इसके निर्माण में कुछ समय मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 22 भागों में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में बात करें तो उसने पूछा है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक बने रहते हैं? 55, 65, 70, 62। तो 65 वर्ष तक न्यायाधीश अपने आयु तक बने रहते हैं। एंड अब बात करते हैं 69 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्न पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए किसानों द्वारा प्रयोग किया जाता है? निराई, गुड़ाई, संकरण, परती छोड़ना या हेंगा चलाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेंगा चलाना। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। 70 के बारे में। तो डिएशन क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा निम्नलिखित शैल युग्मों से किसमें माइका पाया जाता है? सिलेट एवं बालू पत्थर, शिस्ट एवं नाइस, ऑप्शन सी चूना पत्थर, बलुआ पत्थर या शैल एवं चूना पत्थर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिएशन जो शैल युग्मों में किसमें माइका पाई जाती है? तो वो पाई जाती है शिस्ट एवं नाइट्स में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि पश्चिम में पूर्वी की ओर से हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु घाटी से लेकर देहान घाटी तक, ऑप्शन बी काराकोरम से लेकर चोमलाहरी तक, ऑप्शन नंबर सी नागा पर्वत से लेकर नमचा बरवा तक, या ऑप्शन डी राकापोसी से लेकर लोहित नदी तक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो डियर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी से लेकर देहान घाटी तक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर, बेसाल्ट, साल्ट या बलुआ पत्थर या सैल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो चूना पत्थर संगमरमर का परिवर्तित रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। तो इसमें पूछा है एलिनो का प्रकट होता है। एलिनो कहाँ प्रकट होता है? प्रशांत महासागर के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर, अटलांटिक महासागर के ऊपर या भूमध्य सागर के ऊपर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 73? तो डियर राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। एंड 74 में पूछा है कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड? तो ऑप्शन ए में देखो उत्तरी चीन चावल, पंजाब चावल या मलेशिया प्राकृतिक रबर या ऑस्ट्रेलिया मनालो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 74? राइट आंसर है इसका मलेशिया प्राकृतिक रबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। एंड बात करते हैं 75 के बारे में। सो गाइज 75 में पूछा कि भारत लोहे अयस्क का निर्यात मुख्य किस देश को करता है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। तो डिस्टेंट भारत में जो लोहे अयस्क का जो मुख्य निर्यात किस देश में करता है? वो करता है डिस्टेंट जापान को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा है कि भारत में कहाँ आपसी काल में साइबेरियन सारस देख सकते हैं? केवलादेव घना सेंचुरी में, बीची ग्राम नेशनल पार्क या ऑप्शन सी रोला नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 76 राइट आंसर हो गया केवलादेव घना सेंचुरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 76 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। तो उसमें पूछा है कि नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कुनियन पर्वत से, विक्टोरिया झील से,
केसीवन झील से या इस्तापा झील। तो डिस्टेंस 77 का राइट आंसर है विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड बात करते हैं 78 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा सीधा गुरुत्व बांध है रियन बांध, भांगड़ा बांध, आसवान बांध या नागार्जुन सागर बांध। विश्व का सबसे बड़ा सीधा गुरुत्व बांध है कि कौन सा? तो वो है आपका भांगड़ा नागल बांध। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड बात करते हैं 79 के बारे में। तो इसमें पूछा है 79 में कि भारत का भौगोलिक मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण या वन विभाग। तो वेरी सिंपल है, तो ये किया जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ऑप्शन नंबर ए। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा है कि कुल्लू घाटी अवस्थित है लद्दाख पर्वत श्रेणी तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच, या रणज्योति तथा नागटिम्बा के बीच, या धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच, या ऑप्शन नंबर डी ग्लेशियर हिमालय तथा शिवालिक पहाड़ियों के बीच। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी तथा पीर पंजाल के बीच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 6398304022 पर ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करनी होगी, कमेंट करनी होगी, और उसको स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना होगा। एंड आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड मैंने लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक ईबुक बनाई है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे एमसीक्यू रिलेटेड, एंड हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, लीगल एप्टीट्यूड, जीके, जीएस, करंट अफेयर, लास्ट से के जो होते हैं सारे के सारे नोट्स आपको इस ईबुक में मिल जाएंगे। लेकिन उसकी मैंने कुछ कॉस्ट रखी है, वो आपको पे करनी होगी, वो ई बुक आपको मिल जाएगी। उसकी कुछ डेमो मैं आपको दिखा दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो कुछ टॉपिक बनाऊँ वो भी बता सकते हैं, इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि उसमें भी जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे पेपर से क्वेश्चन पेपर है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, जिस किसी का भी लॉ एंट्रेंस मतलब एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम किस यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं आप और कहाँ से आप हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जिससे कि मुझे हेल्प मिल जाए कि नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड बना दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।